जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस सेशन में एमपीपीएससी प्री में जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का डिस्कशन कर रहे हैं। कल भी इस पर एक महत्वपूर्ण सेशन रहा था और आज भी हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएँ, एक बार क्लास को शेयर कर दें। जय हिंद उमा, हेलो सविता, हेलो किम जोंग, लक्ष्मी जी, स्टेटस किंग, जय हिंद भैया, नमस्कार। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं जिससे कि हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। हेलो गिरिराज सिंह, हेलो पूनम यादव, हेलो प्रधान सिंह चौहान, ओजस्वी राजपूत। मैं बढ़िया हूँ भैया, आप कैसे हैं? जय हिंद दीप्ति। चलिए, तो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को याद होगा कल हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए थे? कल आप में से कितने लोगों को याद है कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? 50? बताइए जल्दी। गुड इवनिंग शालिनी। ओके, चलिए, तो 50 हो गए थे। तो 50 तक हम लोग थोड़ा सा स्पीड में बढ़ते हैं, मतलब ये हम लोग देख लें। चलिए, यहाँ तक हो गए थे, तो इससे आगे का क्वेश्चन हम लोगों को करना था, राइट? चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। चलिए, जल्दी से आंसर दीजिए। पहला, आज का जो पहला प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा? ये रहा आपका पहला प्रश्न। वर्तमान में मध्य प्रदेश, देखिए ये पुराना क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आया था। अब आप क्या करिए कि इसमें से अगर आंसर दे सकते हैं तो दे दीजिए, अदरवाइज हम लोग वर्तमान में जो है उनका नाम आप अलग से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वर्तमान में अभी कौन है जो स्पीकर हैं, यानी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आप बता दीजिए। ओके, तो 51 का आंसर जो है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो पहले जो थे वो थे हमारे ईश्वरदास रोहाणी, क्योंकि ये 2013-14 का क्वेश्चन है, और वर्तमान में है गिरीश गौतम। तो आपको ये याद रखेगा, गिरीश गौतम जो हैं वो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। अच्छा, पहले क्योंकि सवाल है तो पहले की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? कुंजीलाल दुबे। क्योंकि विधानसभा में लॉ बनता है, कानून बनता है राज्य के लिए, इसीलिए कुंजीलाल दुबे को विधि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधि पुरुष। तो आपके यहाँ पर 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न हो जाएगा कि वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर हैं वो कौन है? तो गिरीश गौतम है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। बीजेपी से बिलोंग करते हैं जी, रीवा से हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? कुंजीलाल दुबे थे। क्योंकि विधानसभा में कानून बनता है इसलिए कुंजीलाल दुबे को विधि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो, एमपीपीएससी में ही आया है। 1/11/2000 को, यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो उस समय सीएम कौन थे? 52 का आंसर क्या होगा? ओके, देखिए सही आंसर है आप लोगों का बिल्कुल। देखिए इस समय जो सीएम थे उनका नाम था दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा। आप सब इनको जानते हैं। इन्हीं के समय हमारा जो मध्य प्रदेश है वो विभाजित हो गया था और मध्य प्रदेश के एक हिस्से को मध्य प्रदेश से अलग करके जो है एक छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। सीजी बना।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में, जो रिलायंस समूह है ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोलवेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? इसका आंसर क्या होगा? 53 का 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया है और सभी का करेक्ट है। देखिए इसका जो सही और करेक्ट आंसर है वो है सुहागपुर। आप सब जानते हैं कि सुहागपुर जो कि शहडोल ज़िले में है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। क्या है सुहागपुर? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार है और जहाँ पर कोयला ज़्यादा होता है वहाँ पर कोयले की खानों में से गैस निकलती है। यानी जिस प्रकार जैसे मान के चलिए कोल माइंस होती है, ये कोल माइंस है, तो इस कोल माइंस में से गैस ऊपर निकलती रहती है जिसे हम लोग बोलते हैं मीथेन। तो क्योंकि ये कोल की माइंस में से निकलती है इसलिए इसको बोलते हैं कोलवेड मीथेन। और ये गैस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है मीथेन, और इसके बहुत सारे भंडार जो हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिले हैं और यहाँ से इनका जो है अब उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा इस गैस का। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ये मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। देखिए इनमें से कोई ना कोई संग्रहालय या कोई ऐसी चीज़ होगी जो ज़रूर आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? 54 का आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल में। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपको बताना है भोपाल में है। विभिन्न संग्रहालय मध्य प्रदेश में हैं, सभी संग्रहालय अलग अलग जगह पर हैं, उनमें से एक संग्रहालय है जिसका नाम है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था आपको बताना है। 55 का आंसर क्या होगा? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जी राजेश, चलिए ओके। देखिए अशोका द्वारा, यानी जो अशोक थे उनके द्वारा भारतवर्ष में 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए गए थे और उन स्तूपों में हमारे मध्य प्रदेश में भी 2 महत्वपूर्ण स्तूप हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2 स्तूप हैं और दोनों स्तूपों का नाम, एक का नाम है सांची और एक का नाम है भरूच। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन में कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक के द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा सांची में अशोक के द्वारा एक चैत्यागिरी और एक विहार का निर्माण भी करवाया गया है। और इसके अलावा अशोक का एक अभिलेख भी सांची से मिला है, ये भी आपको याद रखना है। सांची जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का महालेखा कार्यालय, मध्य प्रदेश का महालेखा जो कार्यालय है, महालेखाकार कार्यालय जिसे AGMP कहते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ MP, निम्नांकित में से किस शहर में स्थित है? बहुत पूछा जाता है, पहले भी कई सारे एग्जामों में ये आता रहा है। और जी ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर आप लोगों का। देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर में है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये राज्य के जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सभी कर्मचारियों का और राज्य का जो जितना भी है खर्चा वर्चा, क्या सैलरी दी जाती है, सब कुछ इसी में लिखा जाता है। ये ऑडिट भवन एक तरीके से पूरा सब कुछ इसमें ऑडिट होता है स्टेट गवर्नमेंट का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, याद रखना इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ग्वालियर है, भोपाल नहीं है। RCVP नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, चलिए आपको बताना है ये किस शहर में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। RCVP नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी किस शहर में स्थित है? 57। आप लोगों का मन भी जो है यहाँ जाने के लिए बार बार, क्या होता है बच्चों यहाँ पर, ये भोपाल में है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, किस लिए ये प्रशासनिक अकादमी, इस पर किसकी ट्रेनिंग होगी?
यहाँ पर जब आप पीएससी से सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग यहीं पर होगी। पीएससी से सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए इसी अकादमी में भेजा जाएगा। देखिए ये जो एकेडमी है वो 1966 में बनी थी और इस एकेडमी का नामकरण जो है वो एक भारत के मुख्य सचिव थे जिनका नाम था RCVP नरोन्हा। मतलब मध्य प्रदेश के एक मुख्य सचिव थे, पूर्व मुख्य सचिव, उनके नाम पर इसे ये नाम दिया गया था। ठीक है, भोपाल में है, 1966 में बनी थी, 2011 में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग की जाती है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार आपको बताना है दिए गए विकल्प में। ये सब MPPSC के क्वेश्चन है जो पहले एग्जामों में आ चुके हैं। 58 का आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार क्या है? कोटा, तंतुज, खद्दर या चंदेरी? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए इसका सही आंसर है कि चंदेरी। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में दो ही जो हैं वस्त्र सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक चंदेरी है और एक कहाँ का है? एक चंदेरी की साड़ियाँ और एक महेश्वर। महेश्वर में जो हमारी लोक माता थी यानी देवी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्हीं के समय से यहाँ पर क्या था कि कई सारे जो छोटे छोटे लघु उद्योग वाले लोग थे या हस्तशिल्प वाले जो लोग थे उनको यहाँ बसाया गया था और वो यहाँ पर जो है साड़ी बनाने का काम करते थे। तो चंदेरी और महेश्वर इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ज़्यादा शायद आप लोग समझ पा रहे हो। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? ये आपको बताना है। दिन भर से थोड़ा सा बाहर था। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है आपको बताना है। साथ में आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा थर्मल पावर प्लांट लगा है, ये भी बताना है। देखिए सिंगरौली जो है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है। ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है, यहाँ पर ताप विद्युत गृह है। बताइए कौन सा ताप विद्युत गृह है? ताप विद्युत गृह है जिसका नाम है विंध्याचल। क्या बोलते हैं? विंध्याचल ताप विद्युत गृह। ये बहुत ज़्यादा लाइट का उत्पादन करता है, इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये 4000 से अधिक मेगावाट का विद्युत उत्पादन करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो लाइट बनती है, ठीक है, यहाँ पर जो लाइट बनती है वो किससे बनती है? पानी से नहीं बनती है, कोयले से बनती है। किससे बनती है? कोयले से। हाँ, अराउंड 5000 मेगावाट है, बढ़ चुका है। पहले यहाँ पर जो मेगावाट बनता था वो 3500 मेगावाट के करीब था, वर्तमान में बढ़कर 4700 कुछ हो गया, लगभग 5000 के करीब मेगावाट है। ठीक है, तो कोयले से लाइट बनती है और इस लाइट को मध्य प्रदेश के अलावा और भी राज्यों को बेचा जाता है, यानी उनको दिया जाता है। तो सिंगरौली है जिसे ऊर्जा राजधानी। हालांकि सिंगरौली में नहीं है ये, सिंगरौली में एक प्लेस है जिसको बोलते हैं बेड़न, वहाँ पर है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया था कि किस जिले को ऊर्जा राजधानी कहते हैं, तो सिंगरौली। अगर ये जिला ना पूछे तो किसे ऊर्जा राजधानी कहते हैं, तो आंसर होगा बेड़न, आंसर होगा, याद रखिएगा। आप सब जानते हैं कि इसी रीजन में सुहागपुर है जहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सिंगरौली में भी कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कोयले के द्वारा जो है विद्युत बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस जिले में है? तो जो खजुराहो के मंदिर हैं आपको बताना है वो किस जिले में स्थित हैं, बताइए। चलिए ओके, खजुराहो के जो मंदिर हैं आप सब हैं, कल भी आप लोगों को पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो जिसे शिल्प कला का तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्प कला का तीर्थ। ये आपको याद रखना है, शिल्प कला का तीर्थ खजुराहो को कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं खजुराहो के बारे में, आप सब ने पढ़ा होगा। खजुराहो की खोज TS वर्ट ने की थी। खजुराहो में 950 से 1050 के बीच 85 मंदिर जो हैं चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। यहाँ पर ज़्यादातर मंदिर दो धर्मों के हैं, जैन धर्म के और हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म में वैष्णव और शैव और शाक्त धर्म से संबंधित हैं और जैन धर्म के यहाँ पर ग्रंथ हैं। खजुराहो में बौद्ध धर्म का कोई भी मंदिर नहीं है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना अलग से कि खजुराहो में बौद्ध धर्म का कोई मंदिर नहीं है।
1986 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और यहाँ के प्रमुख मंदिरों में एक सबसे पॉपुलर कंदरिया महादेव, विश्वनाथ मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, दूलादेव मंदिर है, जगदम्बी मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, ये बीच में थोड़ा सा, चलिए। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर का मंदिर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली में प्रीवियस ईयर में आए हैं। अभी इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा आप लोगों को तैयारी जो है एडवांस रखनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के हैं तो मैं आपको वो करवा रहा हूँ, है ना। आप समझ रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, यानी पहले पूछे जा चुके हैं, MPPSC में ही आए हैं। तो इसका सही आंसर है उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? 62 का आंसर क्या होगा? मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं जिससे आपको ये पता रहे कि प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन आए, अदरवाइज मैं आपको नए क्वेश्चन करवा सकता हूं। कल से आप लोगों को नए क्वेश्चन करवा दूंगा, थोड़े से स्टैंडर्ड होंगे, थोड़े से अलग तरह के होंगे। देखिए जी भाई साहब, बिल्कुल सही बात है आपकी, दिए गए विकल्प में इसका सही आंसर है चचाई वाटरफॉल। क्या है? चचाई। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, ठीक है, पहले भी था लेकिन पहले शायद वो डाटा गड़बड़ था, इसका नाम है बहुटी। वर्तमान में कौन सा है? बहुटी वाटरफॉल जो है सबसे ऊंचा है, वर्तमान में सबसे ऊंचा है। इसकी जो हाइट है वो लगभग 198 मीटर है, ठीक है, जबकि चचाई केवल आपका 130 मीटर है, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे वर्तमान में, क्योंकि ऑप्शन में चचाई दिया था इसलिए हमने चचाई को माना है। अब सवाल ये उठता है कि बहुटी कहाँ पर है, ठीक है। आप सबको पता है कि चचाई कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर, रीवा में। अब ये जो बहुटी वाटरफॉल है ये भी आपका रीवा में है, और रीवा में एक जो छोटी नदी है उसका नाम है सेलर। हालांकि सेलर नदी का नाम बहुत कम किताबों में मिलेगा आपको। बीहड़, सेलर किसकी सहायक है? बीहड़ नदी की, और बीहड़ नदी की जो सहायक है सेलर नदी पे बना हुआ है, और बीहड़ किसकी सहायक है? टोंस की। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि जब ये पूछा जाएगा कि बहुटी वाटरफॉल किस नदी पर है, तो अगर ऑप्शन में सेलर, बीहड़ और टोंस दिया है तो सेलर आंसर होगा, सेलर नहीं है तो बीहड़ होगा, और बीहड़ नहीं है तो टोंस होगा। बहुटी वाटरफॉल 198 मीटर है, रीवा में है, जो वर्तमान में सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। पहले चचाई आप पढ़ेंगे पुरानी किताबों में, चचाई मिलेगा, उसकी हाइट 130 मीटर है। कभी कभी ये इसलिए हो जाता है कि वो डाटा सही से बुक में प्रिंट नहीं होता है तो लोग उसको पढ़ते रहते हैं। अभी ये चेंज हो चुका है, आपको याद रखना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बहुटी है, और बहुटी ही माना जाएगा। अगर विकल्प नहीं है देन आप चचाई के साथ जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जो सागर यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में पूछा गया। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी सागर यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना वर्ष कौन सा है? ये मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी है, यानी सबसे पहली है, तो इसका तो सभी को याद रहेगा ही रहेगा। देखिए 63 जी, 63 का जो आंसर है वो है 1946। 1946 में मध्य प्रदेश में सबसे पहले डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिन्होंने अपनी निजी संपत्ति बेचकर, क्या, अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेचकर, अपनी निजी संपत्ति के द्वारा ये यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और ये भारत का ऐसा पहला मामला था जिसमें किसी व्यक्ति ने अपनी निजी संपत्ति के दम पर इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया। तो ये मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी है, मतलब मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? सागर में। अब सवाल एक और है कि वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी को आपने पढ़ा होगा कि इसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में इसे क्या दर्जा दिया गया है? इसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि जब इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि कब दिया गया है। तो इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है,
2009 में। 2008 में संसद के द्वारा बिल पारित किया गया था और 2009 में ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है, याद रखना 2008 में संसद के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का दर्जा देने का विधेयक पारित किया गया था। 2009 में से ये दर्जा मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी, इसमें निराला सृजन पीठ भी बनी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? 64। देखिए, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, तो कल क्या करेंगे, नए क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा करने में थोड़ा सा, जब तक क्या है, एक आप लोगों की एक समस्या है, अगर आपसे सारे प्रश्न बनते तो आपको ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि सारे सरल हैं। अगर आपसे सारे प्रश्न नहीं बनते तो आपको ऐसा लगता है आप टेंशन में आ जाते हैं। तो अभी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर में, आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 3 बातें याद रखना। इनका जो जन्म है वो बनारस में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। पिता का नाम मोरोपंत था और माता का नाम आप सभी ठीक है, बचपन का नाम इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम है मणिकर्णिका। ये आप सबको पता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी जो बोली है वो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती या मध्य प्रदेश में नहीं है, आपको बताना है। भोजपुरी, ब्रजभाषा, मालवी और निमाड़ी। अरे आज थोड़ा सा क्या, मैं दिन में बाहर गया था यार, अभी लौटा हूं। देखिए, इसका सही आंसर है, इसका भोजपुरी। आप सभी जानते हैं भोजपुरी ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। बहुत सारे देशों में भी भोजपुरी बोलने वाले लोग रहते हैं। ये मुख्यतः बिहार की है, आप सब जानते हैं कहाँ की है, बिहार की है। ब्रज तो हमारे मुरैना में बोली जाती, मालवी के तो आप लोग मालवा और निमाड़ पूरा क्षेत्र है। तो ये तीनों भाषाएं एमपी में बोली जाती हैं बोलियाँ, लेकिन जो भोजपुरी है वो बिहार में बोली जाती है। इनमें से केवल ब्रज ऐसी बोली है जिसे बोली ना कहकर हम इसे भाषा कहते हैं, क्योंकि इसका जो है साहित्य में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसीलिए ब्रज बोली ना बोलकर हम उसे भाषा के तौर पर बोलते हैं। जी, भोजपुरी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, नो डाउट। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो प्रीलिम्स में आपके अभी तक आए हैं, आप समझ रहे हैं। ये सभी वो प्रश्न हैं जो प्रीलिम्स में अभी आपके पूछे गए हैं अभी तक। 66 का आंसर बिल्कुल सही है, डी। रायसेन के ओबेदुल्लागंज में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। आप सब जानते हैं कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनकी जो खोज है वो श्री बाकणकर महोदय के द्वारा 1957 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? बाकणकर महोदय के द्वारा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको याद रखनी है, ये सबसे प्राचीन पाषाणकालीन गुफाएं हैं। क्या हैं? सबसे प्राचीन, वो भी किससे? पाषाण काल से जुड़ी हुई स्टोन एज की गुफाएं हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर लगभग गुफाओं की जो संख्या है वो 500 से अधिक है। यहाँ पर 500 से अधिक जो हैं गुफा चित्र मिले हैं, और ये जो गुफा चित्र हैं वो पूरी दुनिया में जो है प्रसिद्ध हैं। इन्हीं को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो अगर आपसे कभी कोई एक शब्द में पूछे कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये, यानी भीमबेटका पूरी दुनिया में शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी महत्व को देखते हुए 2003 में इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो ये है भीमबेटका जो रायसेन के ओबेदुल्लागंज में है, पाषाणकालीन गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति, क्योंकि ये प्रश्न भी पुराना है और पुराने के हिसाब से इसका आंसर है। वर्तमान में थोड़ा सा क्रम चेंज हो चुका है। अगर हम 67 की बात करें तो वर्तमान में आप सब जानते हैं, वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो बदल चुकी है। आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में भारत की जो सबसे बड़ी ट्राइब है, वर्तमान में सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो अब भील है। क्या है? भील। दूसरे नंबर पे आती, सेकंड नंबर पे आती है गोंड, और तीसरे नंबर पे आती है जिसको हम लोग बोलते हैं संथाल। ये वर्तमान का डाटा है।
वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति हो चुकी है भील, सेकंड नंबर पे गोंड और थर्ड नंबर पे पहुंच गई है संथाल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन पुराना है, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन पुराना है, पुराने के हिसाब से पूछा गया है। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं होगा तो वैसे भी आंसर गोंड ही रहेगा, वर्तमान के हिसाब से जो है याद रखिएगा। एमपी की 3 कल बताई थी आपको, एमपी की 3 सबसे बड़ी जनजातियां, एमपी में सबसे बड़ी है भील, सेकंड नंबर पे गोंड है, थर्ड नंबर पे आती है कोल। एमपी में थर्ड नंबर पे कौन सी है? कोल है, और पहले नंबर पे भील है, सेकंड नंबर पे गोंड है। सरिता भारत की भी अभी जो है वो भील हो चुकी है, थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना, चेंजेस हो चुके हैं, आप याद रखिएगा। तानसेन का मूल नाम आप एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा, किताबों में शायद अपडेट ना मिले। तानसेन का मूल नाम बताइए आप, तानसेन का मूल नाम। तानसेन का जो मूल नाम है वो रामतनु पांडे था। तानसेन जो है ग्वालियर के नज़दीक एक जगह है बेहट, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बचपन में ये बोल नहीं पाते थे, तब ये शिवजी की आराधना करते थे। ग्वालियर के बेहट में एक मंदिर है जिसका नाम है झिलमिलेश्वर महादेव, तो झिलमिलेश्वर महादेव की ये पूजा करते थे। बाद में इनको जो है महादेव की कृपा से ये बोलने लगे और बहुत अच्छा गाने लगे थे। फिर आप सब जानते हैं कि इनका जो प्रथम जॉब है, या इन्होंने प्रथम बार जो नौकरी की थी, ठीक है, तो वो रीवा के राजा के यहाँ की थी जिनका नाम था रामचंद्र। इनकी पहली नौकरी लगी थी रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के यहाँ, बाद में अकबर के नवरत्न बने। ठीक है, और इनके गुरु का नाम आप सब जानते होंगे, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके कई गुरु हैं, उनमें एक हैं स्वामी हरिदास। कौन है? स्वामी हरिदास जो मेन हैं, और एक हैं आपके मोहम्मद गौस। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, जिसमें राजा मानसिंह तोमर भी आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देवास। देखिए, देवास किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं तो वो थोड़ा अलग ही होते हैं। सरिता आप इतना क्यों परेशान हो रही है? आप एक काम करो ना, अभी गूगल पे उठाकर चेक कर लो, बात खत्म। इतना क्यों आप टेंशन ले रहे हो? आप डाल देना 2011 के हिसाब से वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है, आपको पता चल जाएगा। देखिए, देवास प्रसिद्ध किस लिए, तो आप सब जानते हैं कि देवास में करेंसी नोट छापने की क्या है, कारखाना है। करेंसी नोट यहाँ पर छपते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है देवास। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, दोनों में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो होशंगाबाद है, क्या है होशंगाबाद, होशंगाबाद में नोट छापने का कागज़ छपता है जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल। तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है जिसमें नोट छापने का और सिक्योरिटी से रिलेटेड कागज़ बनता है, ये भोपाल में होशंगाबाद में है, जबकि बैंक नोट प्रेस देवास में है। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, वरना इसमें गलती बच्चे अक्सर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या छपता है, जैसे कि इसमें जो है वो कागज़, जैसे कि नोट का कागज़ हुआ, आप देखेंगे स्टाम्प वगैरह हुए, डाक टिकट वगैरह हुए, इस तरीके जितने भी कागज़ जो सिक्योरिटी में इस्तेमाल होते हैं कोर्ट वगैरह में, वो सभी इसी में यहाँ पर छपते हैं, और नोट यहाँ पर छपते हैं देवास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र, ध्यान से सुनिएगा, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र बताइए। ये भी MBBSC में पूछा गया है। चलिए देखिए, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की जो स्थापना है वो 22 मई 1955 को की गई थी। आपको याद रखना है कब की गई थी, 22 मई 1955 को इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो पहला आकाशवाणी केंद्र है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में, ये सब MBBSC प्री में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है?
यहीं पर तीनों सीटें याद रखना, और आपको याद तो बहुत कुछ रखना पड़ेगा क्योंकि आपको मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं। बताइए कौन सी कितनी हैं? लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? चलिए बहुत बढ़िया, ये याद रखना है आपको। जल्दी कमेंट करिए, ऐसे काम थोड़े चलेगा। 29 लोकसभा की हैं, 11 राज्यसभा की हैं, 230 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें आप लोगों को आगे चल के, तो आप जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन का भी याद रखिएगा, बस, है ना। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न बनता है, संभावना है कि आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। भोपाल गैस जो त्रासदी है वो कब हुई थी, आपको बताना है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ठीक है, चलिए देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो है आप सब जानते हैं 2 दिसंबर को रात से प्रारंभ हुई थी 10 बजे के बाद, और 10 के फिर 3 दिसंबर लग गया, तो 1984। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जिस फैक्ट्री से गैस रिसाव हुआ था उसका नाम यूनियन कार्बाइड था। ठीक है, जो गैस रिसी थी उसका नाम, गैस का नाम MIC था, और जो इसका मालिक था उसका नाम था वॉरेन एंडरसन। क्या नाम था? वॉरेन एंडरसन। अब तो बेचारा मर गया है वॉरेन एंडरसन। बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, नहीं तुम लोग मुझे गुस्से की नज़र से देखोगे। कहते हैं कि इस व्यक्ति ने, जिसका नाम वॉरेन एंडरसन था, उसने भोपाल गैस कांड में मरे हुए लोगों के लिए बहुत पैसा दिया। अब सत्य क्या है ये थोड़ा सा हम स्पष्ट नहीं कर सकते, पर इसने बहुत पैसा दिया, परंतु वो उन लोगों तक नहीं पहुंचा जो वाकई इसके शिकार हुए थे, यानी वो राजनीति का शिकार हुआ। इसने पैसा तो दिया क्योंकि वो तो भाग गया था। इस समय सीएम कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा इस समय सीएम का नाम क्या था? अर्जुन सिंह। और सेंटर में जो पीएम थे उनका नाम था राजीव गांधी, जो भारत के पीएम थे। ठीक, कुछ चीज़ें आपको याद रखना। राजीव गांधी पीएम थे, ठीक है। सीएम का नाम क्या था? अर्जुन सिंह, जब ये कांड हुआ था, जिसे भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी कहा जाता है कि वॉरेन एंडरसन ने बहुत पैसा दिया परंतु उन लोगों को नहीं पहुंचा, आज भी जो है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभास जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है? आपको इसकी राशि भी बतानी है, साथ में आपको ये बताना है। पहले बस 2 ही क्वेश्चन बताओ। प्रभास जोशी जो पुरस्कार है, वेरी गुड, इसमें कितनी राशि दी जाती है? ठीक है, देखिए, प्रभास जोशी जो खेल पुरस्कार है वो मलखम्ब के लिए दिया जाता है। मलखम्ब जो राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का, क्या है? राजकीय खेल, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो पुरस्कार है वो 2003 से प्रारंभ हुआ है, 2013 से प्रारंभ हुआ है, और इसमें जो राशि है वो 1 लाख दी जाती है। अब शायद वर्तमान में बढ़ गई है, पहले 1 लाख थी, अब शायद बढ़कर 2 लाख हो गई है। ठीक है, वर्तमान में पहले 1 लाख दी जाती थी, बढ़कर अब 2 लाख हो गई है। ठीक है, चलिए, जी, ओके। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मलखम्ब अकेडमी कहाँ पर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा मलखम्ब जो अकादमी है वो कहाँ पर खोली गई है? वो उज्जैन में स्थापित की गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? नर्मदा घाटी, नर्मदा जो घाटी है वो किसका एग्जाम्पल है? सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, सेवेंटी 74 का जो आंसर है, 74 का जो सही आंसर है वो है भ्रंश घाटी, जिसे आप लोग इंग्लिश में रिफ्ट वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। तो नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली के बीच में बहती है। 2 पर्वतों की जो रिफ्ट वैली है, एक पर्वत आपका कौन सा है? एक का नाम है सतपुड़ा, और एक का नाम कौन सा है? जिसका नाम है विंध्याचल। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में
इस रिफ्ट वैली में इस तरीके से नर्मदा बहती है, याद रखिएगा, दो पर्वतों के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या है? भ्रंश घाटी। भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है नर्मदा नदी की घाटी। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जो भ्रंश घाटी है वो नर्मदा घाटी है, और उसके बाद आती है तो वो है ताप्ती नदी की घाटी। याद रखना, ये दोनों नदियां जो हैं भ्रंश घाटी में बहती हैं। और ये पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य बहती है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहती है नर्मदा। आपका अगला क्वेश्चन है, अरे तेरी ये क्या हुआ, नर्मदा किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? बताइए, नर्मदा किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? $75 का, चलिए ये तो अभी अभी बता ही दिया था, तो ये तो सरल ही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, नर्मदा पुत्र किसे कहते हैं? ये थोड़ा सा, नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है? नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूछा। अमृतलाल बेगड़ को, अमृतलाल जो बेगड़ है इनको कहा जाता है नर्मदा पुत्र। कभी कभी आप फंस जाते हैं, नर्मदा पुरुष या नर्मदा पुत्र पूछा जाए, नर्मदा पुत्र या नर्मदा, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या नाम है? अमृतलाल बेगड़। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने लायक प्रश्न है, कृपया करके इसको याद रख लीजिएगा कि नर्मदा पुत्र किसे कहते हैं? अमृतलाल बेगड़ को कहते हैं। बहुत सारी किताबें इन्होंने नर्मदा के ऊपर लिखी हैं, नर्मदा नदी का इन्होंने 2 बार परिक्रमा की है। बहुत बड़े जो है नर्मदा को मानने वाले थे अमृतलाल बेगड़, इसीलिए इनको जो है क्या कहा जाता है? नर्मदा पुत्र कहा जाता है। बाकी वो सारी चीज़ें आप जानते होंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। बहुत सारे नाम हैं, वो सब आप ठीक है जानते हैं। तो नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ठीक है, नर्मदा के तीरों के ऊपर बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी थी। एक अगला प्रश्न है, वीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र। वीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र जो है, वीरसिंहपुर क्या है, 2-3 जगह पर है, लेकिन जिसके बारे में पूछ रहे दिए गए विकल्प में आपको उसका आंसर बताना है। वीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र, ठीक है, आपको बताना है ये कहाँ पर है। 76 का आंसर। तुम लोग बहुत ज़बरदस्त तैयारी में हो, बहुत बढ़िया। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है उमरिया। कहाँ पर है? उमरिया में है, ठीक है, और उमरिया में है वीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र। इसके अलावा एक वीरसिंहपुर और है जो सतना में है, वो भी इतिहास की एक घटना के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर है? ये वीरसिंहपुर उमरिया में है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मुझे पता है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में मलाजखंड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में मलाजखंड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। जी किमजोंग। देखो, मैंने कहा था, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग गलती कर सकते हो, और वही हुआ है। बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं। इसका देखो, मलाजखंड की जब बात आती तो केवल तांबा आता है आपके दिमाग में। मलाजखंड जो है वो बालाघाट ज़िले में एक तहसील है, और उस तहसील का नाम है बैहर तहसील। कौन सी तहसील है? बैहर तहसील है। यहाँ पर जो है तांबे के 29 करोड़ टन के जो भंडार हैं वो स्थित हैं मलाजखंड में। तो ये किसके लिए? केवल और केवल तांबे के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ये पूछता कि भारवेली किस लिए प्रसिद्ध है, तो भारवेली जो है वो खुले मूंगी एशिया की सबसे बड़ी खान है मैंगनीज की। एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खान है जिसका नाम है भारवेली। तो सबसे बड़ी जो खान है एशिया की, उसका नाम क्या है? वो है भारवेली, जो कि मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि भारवेली भी बालाघाट में है और मलाजखंड भी बालाघाट में है, इसलिए इस प्रश्न में मैंने पहले ही कहा था कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए मलाजखंड, तो मलाजखंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है, भारवेली मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। दोनों थोड़ा सा अलग अलग करके याद रखना। निम्नलिखित में से आपको बताना है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित होता है? बताइए, निमाड़ पूछा जा रहा है आपसे।
78। देखिए इसका जो सही आंसर है 78 का, कुछ लोग इसमें ए भी लगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ए क्यों लगा रहे हैं। पहले तो निमाड़ का मतलब पता होना चाहिए। निमाड़ में कौन कौन से ज़िले आते हैं? एक आपका खंडवा आता है, एक आपका खरगोन आता है, एक आपका बड़वानी आता है, और ज़्यादा है तो आप बुरहानपुर को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग ए लगा रहे हैं वो तो एलिमिनेट हो जाते हैं कि कहाँ, तो उत्तर भारत है, मतलब उत्तरी मध्य प्रदेश जहाँ पर खजुराहो है, तो ए तो किसी भी सूरत में नहीं होगा आंसर। अब इसमें जो खंडवा खरगोन है तो इसमें दिया हुआ है महेश्वर। महेश्वर कहाँ पर आता है? खरगोन ज़िले में आता है, जो ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आयोजित होता है जिसका नाम है निमाड़ उत्सव। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो निमाड़ी भाषा बोलते हैं, इसलिए इस पूरे रीजन को निमाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? निमाड़। ठीक है, इसी में जो है डिवाइडेशन है पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। ठीक है, पूर्वी निमाड़ में खंडवा आता है आपका और बुरहानपुर, और पश्चिमी निमाड़ में आपका बड़वानी और क्या खरगोन आता है, याद रखिएगा इसको। जी जी हाँ, तो मैंने कब मना किया, इंदौर संभाग का हिस्सा है ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों, आपने अगर देखा हो तो कल से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं और आपने लगभग 3 साल के पेपर में देख लिया, तो एक क्वेश्चन कॉमनली रिपीट हो रहा है, वो है खजुराहो के मंदिर। 2010 में आया था, 2012 में आया, 2015 में आया, मतलब बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो खजुराहो के मंदिर इतने इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए कि साल दर साल ये रिपीट होते रहते हैं। तो कृपया इस प्रश्न को याद रखिएगा, कल से आपने नोटिस किया होगा 2-3 बार आ गया है। ठीक है, तो खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा साहित्यकार, अब आपके प्रश्न थोड़े से सीरियस होने वाले हैं, साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये भी एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। जी, मतलब खजुराहो एमपीपीएससी का एक फेवरेट जो है टॉपिक है। 80 का आंसर देखिए, टिक तो ये गलती से लग जाता है, आप लोग इसको आंसर मानने की गलती करेंगे तो बहुत पछताएंगे। तुम लोग वही कर रहे हो। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो आंसर है वो गलती से टिक हो जाता है, लेकिन इस बार सही हुआ है। ये धर्मवीर भारती जो हैं वो एमपी के नहीं थे, ये यूपी से थे। कहाँ से थे? ये यूपी से थे। बाकी ये जो तीनों के तीनों आप देख रहे हैं ये तीनों एमपी के हैं, जिसमें जो शरद जोशी तो दुनिया जानती है इनको, ठीक है, हरिशंकर परसाई को भी दुनिया जानती है, लेकिन आपके दिमाग से अगर ये नाम हट रहा है तो मैं बता दूं ये मराठी साहित्यकार हैं जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, शरद जोशी, प्रभाकर माचवे और हरिशंकर परसाई। ठीक है, धर्मवीर भारती का संबंध यूपी से है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौर, गौर से देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न है गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ये भी एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, मे भी रिपीट हो जाए। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, मुड़िया, दंडाबी माड़िया या कोरक। बेटा सुनील हर महीने तैयार करते रहो, एमपी पुलिस का तो ईश्वर ही मालिक है, कुछ कह नहीं सकते। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, इसके आंसर में आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे। इसका सही आंसर है बी, मुड़िया। मुड़िया जो ट्राइब होती है उसमें क्या होता है कि एक फेस्टिवल मनाया जाता है जब अच्छी फसल होती है। अच्छी फसल के टाइम पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल में क्या होता है कि जो मुड़िया ट्राइब के जो लड़के होते हैं और जो लड़कियां होती हैं, खासकर इसमें युवा जो होते हैं, वो अब सींगों का एक मुकुट टाइप कर पहनकर जो है नृत्य करते हैं। गौर के सींग होते हैं, इसलिए से इसे गौर नृत्य कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 81 का बी, मुड़िया ट्राइब। विशेषकर ये ट्राइब छत्तीसगढ़ के भागों में रहती है, मुड़िया इसका नाम है, और याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी गोंडो जनजाति से संबंधित है, गोंडों की एक सब कास्ट आप इसे कह सकते हैं। ये पुराना क्वेश्चन है, आप लोग इसे करना चाहेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले आया था। आपको देखना है तो आप बता दो 2014 का, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो टाइपिस्ट ने सारे डाल दिए, उसमें ये आ गया 82। हाँ, अहिरावण जैसा मुकुट।
चलिए बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर बच्चों ने दे दिया। वैसे 82 का जो सही आंसर है, क्योंकि प्रभाकर कारेकर जो है वो इनको 2014 में तानसेन सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखना। ये कल नहीं हुआ था, वो दूसरा था, वो शायद लता मंगेशकर सम्मान था, नहीं कालिदास सम्मान था किम जोंग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी लोग एक बार प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग ना तो क्लास में कमेंट करके जाते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी, ना ही उसको शेयर करते हैं, ना ही उसको लाइक करते हैं। चलिए आपको बताना है 83 का आंसर क्या होगा। एटी का आंसर, चलिए देखिए इसमें, देखिए सफ़ेद शेरों से रिलेटेड कुछ मिथक हैं, उनको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। सफ़ेद शेरों से रिलेटेड 4 प्रश्न आपके बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सफ़ेद शेर का क्षेत्र कौन सा है, तो आपका आंसर होता है कि सफ़ेद शेर का जो क्षेत्र है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो है बघेलखंड। अगर आपसे पूछा जाए सफ़ेद शेरों की भूमि किसको कहते हैं, सफ़ेद शेरों की भूमि या सफ़ेद शेरों का जो जिला है, ठीक है, सफ़ेद शेरों की भूमि या सफ़ेद शेरों का जो जिला है, उसका आंसर होता है रीवा। अगर आपसे पूछा जाए सफ़ेद शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर होता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये हो गए आपके 3 प्रश्न, सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा आपका एक प्रश्न और होता है कि जो वाइट टाइगर सफारी है, क्या है, वाइट टाइगर सफारी जो आपकी है वो कहाँ पर है। सफ़ेद टाइगर जो सफारी है वो आपको मिलेगी कहाँ पर, मुकुंदपुर में। और मुकुंदपुर क्या है, सतना में है। कुछ जगह पर रीवा लिखा हुआ है, जिससे बच्चे जो है बहस करते हैं कई लोगों से कि नहीं इसका आंसर रीवा है। वो रीवा के नज़दीक हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर है सतना। तो सफ़ेद शेरों से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सफ़ेद शेरों का क्षेत्र कौन सा है, तो आपको बताना है बघेलखंड। अगर आपसे पूछा जाए सफ़ेद शेरों की भूमि या जिला कौन सा है, तो आपको बताना है रीवा। अगर आपसे पूछा जाए सफ़ेद शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और अगर आपसे पूछा जाए वाइट टाइगर सफारी कहाँ पर है, तो सतना के मुकुंदपुर में है। पहला जो बाघ मध्य प्रदेश में वाइट खोजा गया था उसका नाम मोहन था, मोहन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, बीच में है, लेकिन इसका सही आंसर मुकुंदपुर ही माना जाएगा जो सतना में है। बांधवगढ़ उमरिया में है। ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना। कहाँ पर है, उमरिया में है, इम्पॉर्टेंट है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क है और सबसे ज़्यादा घनत्व इसमें शेरों का पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। अब बेतवा नदी के किनारे तो बहुत सारे शहर हैं, फिलहाल इनमें से जो फेमस शहर है आपको बताना है। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, आप बता सकते हैं। ठीक है, ये तो सरल क्वेश्चन है। देखिए बेतवा नदी के किनारे जो प्रसिद्ध शहर हैं उनमें एक ओरछा है। कौन सा है, ओरछा है। एक आपका भोजपुर आपने सुना होगा। कौन सा है, भोजपुर, रायसेन में पड़ता है भोजपुर का शिव मंदिर। दूसरा आपने पढ़ा होगा एक सांची है। कौन सा है, सांची। सांची हुआ, विदिशा हुआ, चंदेरी हुआ, चंदेरी, विदिशा, सांची। ठीक है, इसके अलावा एक यूपी में बहुत प्रसिद्ध है जिसको बोलते हैं देवगढ़। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि देवगढ़ में गुप्तकालीन एक मंदिर है जिसको बोलते हैं दशावतार मंदिर। तो एटलीस्ट आपको इतने जो प्लेस हैं आपको याद रखने हैं कि जो है बेतवा नदी के तट पर है, जिसमें देवगढ़ जो है वो बेतवा नदी का एक द्वीप है। क्या है, बेतवा का नदी द्वीप कहते हैं किसको, नदी द्वीप कहते हैं देवगढ़ को। तो कृपया याद रखिएगा, भोजपुर का शिव मंदिर, सांची, ठीक है, विदिशा और चंदेरी और देवगढ़, और इसके अलावा ओरछा, ये सब जो है आपको कहाँ मिलेंगे, बेतवा नदी के तट पर। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है। रामलला की वजह से बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है ओरछा। जी सोनू, मैं सभी छात्रों से भी कहूँगा कि वो ज़रूर ट्वीट करें, है ना, समर्थन के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है वो कब हुआ था। आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य का गठन जो है कब हुआ था।
जी रामायण कला संग्रहालय भी है, फिर तो वहाँ पर बहुत सारे महल वगैरह भी बने हैं। जो जल्दी जल्दी जितनी चीज़ें बता सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और पुनर्गठन जो है, यानी पुनर्गठन कब हुआ था? तो पुनर्गठन कब हुआ था? फिर से ये भी पुनर्गठन है, इसके बाद दोबारा जब स्थापित हुआ था तो 1 नवंबर 2000, विभाजन के बाद। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर है। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है खनिजों से, कल भी आपको एक पढ़ाया था, कल आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको, टंगस्टन। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये MPPSC ने पूछा है। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? ग्रेफाइट जिसका उपयोग पेंसिल में होता है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो कल आप लोगों ने देखा होगा, कल टंगस्टन पूछा गया था, यानी एक साल एग्जाम में टंगस्टन पूछा गया, एक साल ग्रेफाइट आया है। तो अब याद रखिएगा क्या है, ग्रेफाइट पूछा गया है। तो ग्रेफाइट जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पाया जाता है, जबकि टंगस्टन आपने कहाँ पढ़ा था? होशंगाबाद के आगर गांव में। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल वगैरह में किया जाता है, याद रखिएगा। इसे ग्रेफाइट नगरी आप बोल सकते हैं। जैसे कल के दिन एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रेफाइट नगरी किसे कहते हैं, तो आप इसी को बताइएगा, बैतूल को ग्रेफाइट नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है इसके हिसाब से इसका आंसर तो होगा नहीं, है ना। ये पुराने ऑप्शन हैं और काफ़ी पुराना है। वर्तमान में कितनी है आप चाहो तो बता सकते हो वर्तमान में, और ये कोई फिक्स डाटा आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा। नहीं, अब ये पुराना है, इसको परसेंटेज में नहीं पूछ रहे हैं वो, आप समझ रहे हैं, वो कितने लाख हेक्टेयर पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कितने लाख हेक्टेयर जो है सिंचाई क्षमता वर्तमान में हो गई है, आप समझिए। ठीक है, चलिए इसको आप देख लेना, अलग से देख लेना, इसको बुक में देख लेना गूगल से, क्योंकि इसका आंसर आपको सबको अलग अलग मिलेगा, है ना। चलो इसको छोड़ते हैं, पुराना क्वेश्चन है ना। इसका आंसर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के, यानी जो मध्य प्रदेश में सागौन के वन हैं वो कुल वन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? इसको लेकर भी अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा मिलता है, परंतु जो वर्तमान में, मतलब जो इस प्रश्न के हिसाब से है वो सही आप आंसर दीजिए। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। दो चीज़ें आप याद रखना, इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सागौन। उसके पीछे कारण है, सागौन सबसे ज़्यादा होता है काली मिट्टी में, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा? काली मिट्टी। तो MP में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी है, इसलिए MP में सबसे ज़्यादा कौन से वन है? सागौन के वन है, जिनका परसेंटेज दिया है 17.8% जो है। ठीक है, ये भी वर्तमान में ज़्यादा है, ये पुराना दिया हुआ है। ठीक है, हाँ ये पुराना दिया हुआ है, बट इसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा होते हैं साल के वन। किसके वन होते हैं? साल के वन। ठीक है, तो ये छोटा सा याद रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा साल के वन और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन। तो मध्य प्रदेश में सागौन क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी है, और सागौन की ये विशेषता है कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होता है। आपने बोरी घाटी अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, राइट। बोरी घाटी अभ्यारण्य का नाम सुना है, होशंगाबाद में है। इस बोरी घाटी अभ्यारण्य होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा घने सागौन के वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा घने। संजना, अलग अलग रूलर के टाइम पे अलग अलग जगह तक दिल्ली सल्तनत फैला हुआ था। अब आप किसके टाइम का पूछ रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के समय अलग था दिल्ली सल्तनत, समझ रहे ना बात को, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय अलग था। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि देखो ये पुराने क्वेश्चन है कुछ इसमें, तो इसलिए आंसर थोड़े से आपको अलग मिलेंगे या आपको विकल्प अलग मिलेंगे। वर्तमान में ऑप्शन सही आएंगे।
अब इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, तो आपको इसके हिसाब से राइट आंसर देना है, ठीक है। हाँ, तो आप सब जानते हैं कि पुराने क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर है मंडला, लेकिन मंडला से डिंडोरी कब अलग हुआ था, अगर आपको याद होगा तो 1998 में मंडला विभाजित होकर यहाँ डिंडोरी बन चुका है, डिंडोरी नया जिला बना, ठीक है। कौन सा जिला बना, डिंडोरी जिला बना। तो वर्तमान में ये जो फॉसिल नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, वर्तमान में फॉसिल यानी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको डिंडोरी में मिलेगा, और इसका नाम है घुघुआ नेशनल पार्क। आपको कल परसों भी बताया था, घुघुआ नेशनल पार्क, ये डिंडोरी की साहगढ़ तहसील में आपको मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको, घुघुआ नेशनल पार्क है। यहाँ पर प्लांट और जो डायनासोर के कम है यहाँ पर सचिन, यहाँ पर मेनली प्लांट के अवशेष रखे गए हैं, आप समझ रहे ना। यानी ये जो डिंडोरी वाला नेशनल पार्क है यहाँ पर मेनली प्लांट के वो रखे गए हैं, क्या अवशेष, जो डायनासोर के अवशेष हैं वो आपको मिलेंगे धार में, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन समझने वाली बात है, अगर आप नहीं समझे तो बाद में मत कहिएगा कि गलत हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला कौन सा है। सेल्फी सिंह, दिन भर तो मोटिवेशन के आप लोग जो हैं वीडियो देखते हैं, फिर भी आप लोग ऐसा मत कहिए, है ना। डीमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पूरे मन से दो, तैयारी कर लिए, आराम से दो, खुश होकर दो, ठीक है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर है, आप सब जानते हैं कि बालाघाट में सबसे ज़्यादा वो स्त्री पुरुष का अनुपात, मतलब वो सेक्स रेशियो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, सेक्स रेशियो कितना है, 1000 पुरुषों पर यहाँ पर महिलाओं की संख्या 1021 है। डरना ही तो नहीं है बेटा, और एक याद रखना, डर के आगे जीत है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, 1000 मेल पर 1021। सबसे कम आप जानते हैं कि सबसे कम कहाँ पर है ये अनुपात, तो मध्य प्रदेश का, आपने हरियाणा सुना होगा। मध्य प्रदेश का हरियाणा किसे कहते हैं बच्चों, मध्य प्रदेश का हरियाणा कहते हैं किसको, मध्य प्रदेश का हरियाणा कहते हैं आपके भिंड को। क्यों कहते हैं भैया भिंड को, क्योंकि भिंड में सबसे कम, ठीक है, भिंड में सबसे कम 837 जो हैं महिला हैं 1000 पुरुषों पर। तो मध्य प्रदेश का हरियाणा किसे कहा जाता है, भिंड को कहते हैं। क्यों कहते हैं भिंड को, क्योंकि भिंड में सेक्स रेशियो सबसे कम है, वहां पर 1000 पुरुषों पर केवल 837 महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती, अफीम, ब्लैक गोल्ड, अफीम, आपको एमपी की क्लास में पढ़ाया होगा कि अफीम की खेती के चक्कर में कुंवर चैन सिंह जो थे, नाम सुना है कुंवर चैन सिंह और मैडॉक के बीच में झगड़ा हुआ था, बाद में कुंवर चैन सिंह शहीद हो गए थे। तो मध्य प्रदेश के 2 जिलों में सबसे ज़्यादा अफीम आपको मिलेगा। सबसे मेन तो अफीम होता है मंदसौर में, ठीक है, अफीम उत्पादक जिला है। लेकिन अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन मंदसौर का एक पड़ोसी जिला है जिसको बोलते हैं नीमच। इन 2 जिलों में अफीम की खेती होती है, मंदसौर और नीमच, ये सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है मंदसौर में। उसके बाद कहाँ होता है अफीम सबसे ज़्यादा, तो उसके बाद नीमच में। और आपने पढ़ा होगा कि नीमच में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एल्कलॉइड फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, एल्कलॉइड फैक्ट्री। ये एल्कलॉइड फैक्ट्री क्या होती है, एल्कलॉइड फैक्ट्री का मतलब है इसमें अफीम को गर्म करके उससे मॉर्फिन बनाया जाता है, या उससे तमाम केमिकल बनाए जाते हैं। इसको गर्म किया जाता है और गर्म करके इससे तमाम केमिकल बनाए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक पूछा जाता है कि एल्कलॉइड फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आपको बताना है नीमच में है। अगर आपसे पूछा जाए अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती है मंदसौर में, दूसरे नंबर पे कहाँ होती है, नीमच में। कृपया करके इन दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। प्लीज़ इनको अच्छे से याद रखना। एल्कलॉइड फैक्ट्री कहाँ पर है, नीमच में। तो एल्कलॉइड फैक्ट्री में अफीम को गर्म करके वहाँ से मॉर्फिन और कई सारे एल्कलॉइड निकाले जाते हैं, जिनका उपयोग दवाइयों वगैरह में किया जाता है या नशे की चीज़ों में किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, नमस्कार भैया, जय हिंद, नमस्कार। अगला प्रश्न है जनगणना। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज पूछा है। तो आपने एक सेंटेंस तो पढ़ा ही होगा अक्सर कि असली जो भारत है वो गांव में बसता है। रियांश मेरे नाम से सर्च कर लेना। वेरी गुड। देखो, इसको सिंपली याद करने का एक तरीका है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण होगी, तो इसमें 72.4% जो है मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या है। अगर आप 100 में से अब 72 माइनस कर दोगे, कितना, 72, तो जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका शहरी जनसंख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक कोई भी डाटा याद कर लो, चाहे तो शहरी का याद कर लो, चाहे ग्रामीण का याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक है, याद रखना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये भी एमपीपीएससी में आया है, एमपीपीएससी में ये पूछा गया था, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न दोबारा भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बताइए, 93 का आंसर क्या होगा? तुम लोग फुल तैयारी में हो, गलत तो हो ही नहीं रहा है। चलिए, इसका जो सही आंसर है, देखो, इसका सही आंसर है एडवर्ड संग्रहालय। एडवर्ड संग्रहालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है। संभवतः इस संग्रहालय की जो स्थापना है वो भोपाल की जो बेगम है उनके द्वारा की गई थी। पहले एक बिल्डिंग के तौर पर भोपाल की बेगम थी जिनका नाम था सुल्तान जहां बेगम, नाम आपने सुना होगा। सुल्तान जहां बेगम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1909 के करीब। बाद में ये म्यूजियम बना था जिसका नाम रखा गया था एडवर्ड संग्रहालय। ठीक है, तो वर्तमान में से कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय, पहले इसको बोलते थे एडवर्ड संग्रहालय, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये सब वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर मोस्ट ऑफ दी सभी ने दे दिया है। 94 का आंसर जो है, हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और करेंगे। इसका राइट आंसर है बच्चों, इंदौर में है। ये कब बना था मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ? 1941 में बना था। महाराजा यशवंतराव होलकर, आपने नाम सुना होगा, किसके द्वारा? यशवंतराव होलकर के द्वारा। महाराजा यशवंतराव होलकर द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, आपने देखा होगा, सुना होगा, इसके वर्तमान में अगर अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं, या इससे कुछ टाइम पहले इसके अध्यक्ष जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, अगर आपको पता हो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह पर एक आशीष करके जो है बने हुए हैं। आशीष उनका सरनेम कुछ ऐसे ही है, वो अभी जो है इसके अध्यक्ष बने हुए हैं, याद रखिएगा। तो वर्तमान में, अब पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आशीष आगे कुछ है, तो आप एक बार गूगल से चेक कर लेना, वो इसके अध्यक्ष हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा देने के बाद वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलिए, हाँ, सीके नायडू की अध्यक्ष, जी जी सरिता, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या अग्रवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये 2016 या 17 एमपीपीएससी का है। संध्या, या 18 का होगा। संध्या अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? नहीं साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका नहीं होगा तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आपको वो नहीं होना चाहिए, यानी कोविड का कोई शिकार नहीं होना चाहिए, और हैं तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से सुनिए, इसका राइट आंसर क्या है। संध्या अग्रवाल जो है वो क्रिकेट की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करती थी ये, और इनकी एक खास बात है, ये एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश की जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। नाम सुना है आपने?
अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड कौन देता है, केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार। और दूसरा इनको विक्रम अवार्ड भी मिला है, तो इनको विक्रम अवार्ड भी मिला है, यानी विक्रम अवार्ड दिया जाता है राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ी को। विक्रम अवार्ड किसे मिलता है, राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ी को, तो ये राज्य की श्रेष्ठ खिलाड़ी भी रही हैं। और अर्जुन अवार्ड मिलता है देश के श्रेष्ठ खिलाड़ी को, तो ये देश की श्रेष्ठ खिलाड़ी रही। मतलब इसका क्या है, क्योंकि ये इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी। कौन थी, ये इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, इसीलिए इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। और क्योंकि ये मध्य प्रदेश से थी, तो मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड है विक्रम अवार्ड, और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड अर्जुन अवार्ड इनको मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र हिरवानी, नरेंद्र हिरवानी इंदौर के ही है, ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे, 96। तुम लोगों को सब याद है, बहुत बढ़िया। चलिए 3-4 प्रश्न और करेंगे। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है वेस्ट इंडीज। लगभग 1987 और 88 का दौर था, वेस्ट इंडीज जो है की टीम भारत आई थी वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। कहते हैं इनका डेब्यू, इनका प्रथम मैच था ये, प्रथम मैच को ही बोलते हैं डेब्यू मैच। तो अपने डेब्यू मैच में 2 पारियों में 8-8 विकेट लेकर टोटल 16 विकेट चटकाने वाले और ऐसा कारनामा करने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी बन गए थे। तो बहुत ज़बरदस्त इनका रिकॉर्ड रहा था इंदौर के नरेंद्र हिरवानी द्वारा, जिन्होंने उस टीम को हराया था जिसमें रिचर्ड विवियन जैसे खिलाड़ी खेलते थे। याद है ना आपको, एक जमाना था जब वेस्ट इंडीज़ की टीम के आगे अच्छे अच्छे लोग नहीं टिकते थे। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध जो है इन्होंने क्या किया था, 8-8 विकेट 2 पारियों में लिए, टोटल 16 विकेट लिए थे। इनका डेब्यू मैच था, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन करती थी। तो रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया, आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो इसका जो सही आंसर है, आप सब जानते हैं कि गोंडवाना की रानी थी। गोंडवाना उनका राज्य कहलाता था जिसमें 70,000 गांव उस समय आते थे, और उसकी रानी थी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के जो सेनापति हैं उनका नाम याद रखना है आपको। उनका नाम था आधार सिंह कायस्थ। जिनको नहीं पता है वो याद रखिएगा, क्या नाम था, 2 मिनट, आधार सिंह कायस्थ। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है, इनका जो एक प्रसिद्ध हाथी था, सफ़ेद हाथी इनके पास था। इन 2 कारणों की वजह से अकबर से युद्ध हुआ था। अकबर ने ये दोनों चीज़ें मांगी थी। सफ़ेद हाथी का नाम था सरमन। जब अकबर द्वारा इनसे मांग की गई थी और इन्होंने देने से मना कर दिया, तो आसफ खां को भेजकर अकबर ने इन पर आक्रमण करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सेंधवा। ये भी MBBSC के प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेंधवा, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला टोल टैक्स। सेंधवा में किसके नेतृत्व में जो है RTO पोस्ट है, सॉरी जी, सचिन पाठक। आधार ताल है ना जबलपुर में, बिल्कुल। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भीमा नायक। भीमा नायक कौन है, जिन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं, जबकि भारत का रॉबिन हुड किसे कहते हैं, टंट्या मामा को कहते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। होता है क्या है, कई बार बच्चा मिक्स कर लेता है। भीमा नायक, ठीक है, भीमा नायक को क्या कहते हैं, निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं, जबकि जो टंट्या मामा हैं या जो टंट्या भील हैं या जो जन नायक टंट्या हैं उनको इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा इनको इंडियन रॉबिन हुड का दर्जा दिया गया, इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इंडियन रॉबिन हुड या कहा जाए भारत का रॉबिन हुड किसे कहते हैं, तो टंट्या भील आंसर होगा। लेकिन जब केवल निमाड़ का रॉबिन हुड पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, भीमा नायक। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कृपया करके याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भील जनजाति। देखिए, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, तो सबसे अधिक भील जनजाति कहाँ पाई जाती है।
चलिए, इसका जो सही आंसर है, देखो सबसे ज़्यादा जो भील ट्राइब है, लगभग आप ऐसा मान सकते हैं 50 लाख, 46 लाख से 50 लाख के बीच मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में राजस्थान है भीलों में, और थर्ड पोजीशन में आपको मिलेगा कौन सा, गुजरात। ठीक है, याद रखना। और उसके बाद महाराष्ट्र। ये वो राज्य हैं जहां पर भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है, और दूसरा है राजस्थान, तीसरा गुजरात, और फिर महाराष्ट्र। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भील ट्राइब पाई जाती है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो बच्चों टाइम हो गया मेरे लेक्चर का, बाकी कल करवाऊंगा आपको। कल आप ये बता दीजिए जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है MPPSC प्री में आए हुए, वो आपको करना है या कुछ नए प्रश्न आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर मैं चेक कर लूँ। देखिए, कल नए प्रश्न करवा दूंगा, बस 5 मिनट आपको मेरी बात सुननी है, क्योंकि समय हो गया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। 5 मिनट मुझे अपनी बात रख लूँ, उसके बाद जो है हम लोग इस क्लास को ख़त्म करेंगे। देखिए, जो लोग अनअकैडमी पर फ्री क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट है। डेली 12 बजे मेरी एक क्लास रहती है 12 PM पर, जिसमें आपको अनअकैडमी की एक स्पेशल क्लास मिलती है। तो इस स्पेशल क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्पेशल क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और एक रेफरल कोड का यूज़ करना है, हरी10। ये एक अनलॉक कोड है, यही रेफरल कोड है, इसके द्वारा आप जो है क्लास को देख सकते हैं। अगर आप फ्री क्लासेस को देखते हैं अनअकैडमी पर, तो आपको वीकली 500 लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें आप अच्छे से एग्जाम के लिए सीख सकते हैं। फ्री लाइव क्विज चलते हैं, जिसमें 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, और वीकली जो है फ्री मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। टेस्ट आप दे सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट MPPSC अनअकैडमी की जो टीम है वो करवा रही है। इसमें आपको क्या बेनिफिट है कि अगर आप ये टेस्ट देते हैं 4 जुलाई को, 11 जुलाई को, 18 जुलाई को और 23 जुलाई को, अगर इस टेस्ट में आपकी रैंक 1 to 3rd आती तो आपको 50% का डिस्काउंट 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर, और आपको 4 to 10 अगर आपकी रैंक आती है तो आपको 25% का डिस्काउंट आपके 1 ईयर के प्लस सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। देखिए, ये टेस्ट फ्री है, अगर आप फ्री में ये टेस्ट देते हैं और अगर आपकी रैंक आती है तो इसमें आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर इतना डिस्काउंट मिलेगा। एक और चीज़ है कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अपने फेवरेट टीचर से लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पर कोर्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच कोर्सेज मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हर तीसरा बैच यहाँ पर हर तीसरी क्लास एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। इंटरेक्शन के लिए पोल एंड कमेंट्स क्विज होते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन लेने पर आप इस कैटेगरी के सभी टीचर से पढ़ सकते हैं, वीडियोज़ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, और PDF में आपको नोट्स अवेलेबल होते हैं।